अब इस टॉपिक में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी अगर आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई रीजन गिवन है, यानी एक्स वाई जी में, और थ्री वेरिएबल्स आपके पास मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप ट्रिपल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो इस फिगर में जो एक्सप्लेनेशन है उसकी यहाँ पर लिखी है कि अगर वॉल्यूम मालूम करना है इस रीजन ऑफ जी का, तो आप सिंपली करेंगे क्या कि आप कंसीडर करते हैं कि इन्फिनाइट स्मॉल नंबर ऑफ बॉक्सेस में आप स्प्लिट कर देते हैं इसको, पूरे रीजन को, और वो बॉक्सेस जो आउटसाइड द रीजन है उनको आप रिमूव कर देते हैं, और सिर्फ उन बॉक्सेस को आप कंसीडर करेंगे जो रीजन जी के अंदर आ रहे हैं। फिर आप एक स्मॉल बॉक्स को कंसीडर कर लेते हैं और उसकी जो पोजीशन होती है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट उसको कहा जाता है, और उसको शो करते हैं हम स्टेरिक से, एक्स के स्टेरिक, वाई के स्टेरिक और जेड के स्टेरिक। ठीक है, तो ये केथ पोजीशन पर है, और इस बॉक्स का अगर वॉल्यूम होगा कोई तो वो डेल्टा वी के होगा, यानी के पॉइंट पर। और इस इंफॉर्मेशन को हम प्रोडक्ट फॉर्म में यूज़ करें। जैसे हम इन दोनों का प्रोडक्ट अप्लाई कर दें, यानी फंक्शन हमें पता है और वॉल्यूम से उसकी हम मल्टीप्लाई कर दें, तो जो एक्स के वाई के जेड के एक्चुअली जो वैल्यूज़ हैं, लेंथ और विड्थ और हाइट ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है, तो डेल्टा वी के से जब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जब हमें उसको टोटल जी रीजन के लिए, यानी एन नंबर ऑफ बॉक्सेस को अगर हम सम कर दें इन तमाम बॉक्सेस को, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा। और समीशन का मतलब यही है कि ये इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द रीजन जी। तो आपको इसको रिलेट करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन से, तो वो हम इस तरह से इंटीग्रेशन को रिप्लेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट का मतलब है कि इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, और वन से एन तक वैल्यू जो है वो आप के की चेंज कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन ही बन जाएगी फॉर द फंक्शन एक्स वाई जी ओवर द रीजन जी। अच्छा, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सबकी सेम है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन की वो बताई गई हैं, वो बिल्कुल सेम एज दी सिंगल इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन की तरह होती है। यानी आप कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और सॉल्व करेंगे उसको, अगर दोनों ऐड अप हो रहे हैं तो आप उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, माइनस में भी इसी तरह करेंगे। अगर एक मेन रीजन जी और वो सब डिवाइडेड हो रहा है टू रीजन्स के अंदर, टू डिफरेंट रीजन्स के अंदर, तो आपने दोनों का अलग अलग जो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम फार्मूला अप्लाई करना है, और उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी लिमिट्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एवेल्यूएट करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 12xy² जेड क्यूब डी वी। और इस जो रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन है, उसकी वैल्यूज़ हमें पता है जो थ्री डी एक्सिस के अंदर, थ्री डी मॉडल है और थ्री एक्सिस के अंदर मौजूद है। एक्स की लिमिट पता है, वाई की पता है और जेड की पता है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो इस तरह से ओपन करेंगे कि हमारे पास थ्री यानी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जेड वाई एक्स। तो इसमें अगर हम पहले डी जेड इंटीग्रेट करना चाहते हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हम जेड की लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर वाई को करना चाहते हैं तो वाई की, और अगर एक्स को पहले करना चाहते हैं तो एक्स की। तो उसी अकॉर्डिंगली आप ये खुद डिसाइड कर लें। तो जेड वाई एक्स जो है वो एक सिंपल फॉर्मेट है जो कि बुक में भी यूज़ किया गया है, तो आप भी उसी को फॉलो कर लें। तो पहले जेड की हमने अप्लाई कर दी लिमिट, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो जेड फोर डिवाइड बाई फोर बन जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करें, लिमिट अप्लाई करें तो वो 48x y² बन जाएगा डी वाई। अब डी वाई आप जब अप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा। फिर आप उसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट अप्लाई करें, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 432 आ जाएगा इंटू एक्स। जब एक्स की को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो x² डिवाइड बाई टू हो जाएगा, उसको फाइनल सिंप्लीफाई करें तो 648 हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक सवाल है जिसमें मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम यूज़ करेंगे। इसमें सिनेरियो इस तरह से कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसका जो वेट है, और मोर प्रिसाइजली अर्थ वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एस्ट्रोनॉट बाय द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, और एज द एस्ट्रोनॉट मूव्स अपवर्ड इनटू द स्पेस, यानी वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस सो डज हिज और हर वेट, तो वो भी चेंज हो जाएगा उसका वेट। इफ़ द अर्थ इज अज्यूम टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 4000 माइल्स, तो आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस है
जो उसकी आउटर सरकमफेरेंस का, तो वो 4000 माइल्स है। जो स्फेयर की जो बाउंड्री बनेगी, जो रेडियस है, उसकी बात हो रही है। तो एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो एस्ट्रोनॉट हुज वेट, यानी उसका अगर अर्थ पर 150 LB या 150 पाउंड था, तो जब आप 4000 माइल्स के डिस्टेंस पर आ जाएंगे या उससे ज़्यादा पे, तो वेट की इक्वेशन है वो ये अप्लाई होगी एज पर दी न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। और एक्स जो है वो डिस्टेंस है अर्थ सेंटर से। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है टू फाइंड दी वर्क इन फूट पाउंड, ठीक है। यानी फीट पाउंड्स के अंदर हमें वर्क डन मालूम करना है। तो हमें पता है कि जो वेट की इक्वेशन उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। लिमिट्स हमें अप्लाई करनी होंगी। और लिफ्ट कितना ऊपर करना है, 220 माइल्स अपवर्ड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करना है। यानी जो क्या कहते हैं स्फेयर रेडियस है ना, वो तो 4000 है, तो उससे ऊपर स्पेस स्टेशन है कितना, 220 माइल्स अपवर्ड। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 4000 माइल्स हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो हम 4220 माइल्स अपवर्ड, यानी 4000 पर तो मौजूद है और वहाँ से फर्दर 220 माइल्स अपवर्ड उसको लिफ्ट करना है। तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा, तो दो पोजीशन हमारे पास आ गई है, 4000 और एक आ गई है 4220 माइल्स अपवर्ड टू दी स्पेस स्टेशन। तो हम इसको इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम वर्क डन जो है वो मालूम कर लेंगे। और सेकेंडली हमें जो मेजर जो स्पेस है उसके अंदर जो वेट है वो मालूम करना है। तो जो स्पेस की जो लोअर लिमिट है वो 4000 है। और क्योंकि 4000 से अर्थ का रेडियस शुरू हो जाता है, 4000 उससे अंडर, तो 4000 से अपवर्ड जो भी लिमिट होगी वो स्पेस की होगी, वहाँ पे जो उसका वेट है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दी वेट ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। यही बात इसमें लिखी है सोल्यूशन में। तो वर्क डन की जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेट करेंगे हम गिवन वेट की इक्वेशन को, 4000 से 4220 हम लिमिट्स को यूज़ करेंगे और गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस तरह से माइल्स पाउंड्स के अंदर, जबकि हमें रिक्वायरमेंट थी कि फूट पाउंड के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे ये नोट कर लें कि 1 LB इज इक्वल्स टू 1 पाउंड, तो पाउंड और LB वो एक ही चीज़ है। अच्छा, माइल्स को जब फीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 5280 फीट के बराबर होता है 1 माइल्स। तो जब हम टोटल माइल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इतने फीट से, तो हमारे पास फूट पाउंड जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो वर्क डन हम निकालना चाहते हैं वो हमारे पास आ गया, ठीक है। विच वन इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है। अच्छा जी, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। और पार्शियल डेरिवेटिव यानी हमें स्लोप मालूम करना है, जैसे हम सिंगल पॉइंट स्लोप करते थे। तो यहाँ पे हमें 3 एक्सिस के अंदर अगर हमें गिवन हो और 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उसका हमें स्लोप मालूम करना हो, तो हम करते ये हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव में एक जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और दूसरे की रिस्पेक्ट से हम जो है वो डेरिवेटिव मालूम करते हैं। फिर इसी तरह हम उसको, जैसे एफ एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम मालूम करेंगे। इसी तरह कहीं एफ ओ वाई होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वाई हम उसको डेरिवेट कर देंगे। तो इस तरह से हम वो स्लोप निकाल लेंगे। अगर हमें वो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी तो हम उस पर एग्जैक्टली उस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। जैसे एक 3D रीजन है और यहाँ पे हमें सरफेसेस गिवन है, ठीक है, और ये एक लाइन है और उसकी पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन है। तो इस पॉइंट पर इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप की जो इक्वेशन है वो एफ एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल इज इट्स डेरिवेटिव, यानी हमें डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ दोज वेरिएबल विद द अदर हेल्ड कांस्टेंट। तो इसका अब हम देखते हैं फार्मूलाज। तो ये फार्मूला गिवन है कि अगर हमें z की इक्वेशन यानी z प्लेन हमें गिवन है और वो डिपेंडेंट है x और y पर, ठीक है, तो हम एक दफ़ा उसको डेरिवेट करेंगे x की रिस्पेक्ट से, एक दफ़ा y की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे। और अगर हमें वो क्या कहते हैं जो स्लोप की एग्जैक्ट न्यूमेरिक कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें पॉइंट्स भी मालूम होना ज़रूरी है। तो जैसे अगर हमें एक्स नॉट और वाई नॉट अगर गिवन है तो हम उस स्लोप इक्वेशन में रखेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। इसी तरह से क्या कहते हैं हम इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक जनरलाइज क्या कहते हैं
अब यहाँ पर देखें कि ये जो इक्वेशन है, फाइंड हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जेड की जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं, तो हम पहले देखते हैं कि डेरिवेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का, तो यू इंटू वी डैश और वी यू डैश, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक दफ़ा हमने साइन का डेरिवेटिव लिया है जो कि बन गया कॉस, और फिर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो बन जाएगा वाई क्यूब, एक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स फोर को तो हमने कंसिडर कर लिया कि वो कांस्टेंट है। फिर जो सेकंड टर्म है इसकी, उसमें एक्स फोर का डेरिवेट करना है, तो वो फोर एक्स क्यूब बन जाएगा, सिंपल है। फिर आप इसको रीअरेंज करके लिख दें तो ये हमारा फाइनल जो है स्लोप आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से हम विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई के अंदर हमने जो है इसको डेरिवेट करा, तो एक्स फोर है, यानी वो u इंटू वी डैश का हमने u इंटू वी का फार्मूला हमने लगाया है, तो पहले हमने साइन को डेरिवेट कर दिया, तो अगेन वही आंसर आएगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस की टर्म में आएगा, मगर जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो y पे अप्लाई होगा, x को कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, तो x जो है वो मल्टीप्लाई हो गया एक्स फाइव बन जाएगा, तो थ्री वाई स्क्वायर और एक्स फाइव जो है हमारा वो आंसर आएगा। फिर जो रिमेनिंग टर्म है उसमें x जो है वो कांस्टेंट है, जब उसको डेरिवेट करेंगे तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा थ्री एक्स फाइव और वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई क्यूब। अच्छा जी, यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। कि जैसे अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और सिंगल जो है वो वेरिएबल प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पर, तो उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अगर एक ऐसा फंक्शन जो जिसकी वैल्यू टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन है, सॉरी इक्वेशन है एक सर्कल की, और इसमें आप क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर आप इस पे अप्लाई करें, तो ये जो है इसमें दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो वाई की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी। जैसे आप इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू आप निकालें, सॉल्व करें, तो ये इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, यानी अपर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। तो अब आप ये देखें कि इस सवाल के अंदर यानी इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। ज़ाहिर है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फेयर है और वो गिवन है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे z के लिए, तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, देखिए अपर और लोअर। तो ये वही थ्योरी है जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की, जो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है कि आपने y डायरेक्शन में स्लोप मालूम करना है, और पॉइंट्स आपको गिवन है ये। तो पहले आप स्लोप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, एक्स को तो आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसलिए कि वाई की डायरेक्शन में निकालना है। फिर जब स्लोप फाइंड कर लेंगे आप, तो उसमें वो आप साइमल्टेनियसली इन पॉइंट्स को आप पुटअप करें, तो आपके पास दोनों जो साइड्स यानी दोनों लाइंस हैं इनके स्लोप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इम्प्लिसिट यानी गिवन जो इक्वेशन है उसको हमने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू डावा बाय डावा वाई और वन, तो ये भी कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टू वाई प्लस टू जेड डावा जेड बाय डावा वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन के अंदर बारी बारी इन पॉइंट्स को आप पुटअप करें, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पहला पॉइंट ये वाला इस इक्वेशन में रखूँगा, एक्स तो है नहीं इसमें, सिर्फ वाई और जेड मौजूद है, वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री, जब मैं करूँगा तो थ्री से थ्री कैंसिल, वन बाई टू बचेगा, और इक्वेशन का माइनस साइन है उसकी वजह से ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप डिक्रीज को शो कर रहा है। जब आप पॉजिटिव वैल्यूज में पुटअप करेंगे, टू बाई थ्री, वन बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री, जेड की वैल्यू माइनस होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आंसर है वो प्लस में आ जाएगा, तो आंसर आएगा वन बाई टू। स्लोप की डायरेक्शन जो है डिफरेंट, मतलब माइनस साइन से हो रही है, एक डिक्रीज हो रहा है और एक में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी कंटिन्यूशन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो उसको देख लेते हैं कि सपोज दैट डी इज़ द डायगोनल लेंथ, यानी रेक्टेंगल है उसकी डायगोनल लेंथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसकी जो साइड्स हैं एक्स एंड वाई, उनको मतलब दे आर अलाउड टू वेरी, फाइंड अ फार्मूला फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सवाल के अंदर कि हमें फार्मूला निकालना है स्लोप का डी के लिए, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। इसका मतलब है वाई को हमने कॉन्स्टेंटली ट्रीट करना है।
और यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फार्मूला हमने निकालना है और उसको ट्रीट करना है कि मतलब उसकी मदद से हमने स्लोप निकाल लिया और पॉइंट्स हमें गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गिवन इक्वेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि स्क्वायर रूट को आप ख़त्म करें तो ये इक्वेशन बन गई। तो 2d डावा डी बाई डावा एक्स बचेगा लेफ्ट साइड पर, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेट कर रहे हैं। तो जैसे y अगर एक वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम कम्प्लीटली कैंसिल नहीं करते हैं डेरिवेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे 2x बचेगा और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जो है y को हमने कांस्टेंट बना दिया, ठीक है, जबकि d जो है ये भी वेरिएबल है। तो इक्वेशन हमारे पास बचेगी 2d डावा डी बाई डावा एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू बराबर आ जाएगी d इंटू डावा डी बाई डावा एक्स। अब जो गिवन वैल्यूज़ हैं x और y की उसको आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर आएगा d का 5। तो हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई हैं, तीनों वैल्यूज़ को उठा के स्लोप में आप पुटअप कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3/5 आएगा जो कि रिक्वायर्ड स्लोप है। तो इसको हम इस तरह से रीड करेंगे, दस डी इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3/5 यूनिट पर यूनिट इंक्रीज इन एक्स एट द पॉइंट 3,4। दैट्स इट। अच्छा जी, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर मोर देन टू वेरिएबल। अभी तक हमने टू वेरिएबल्स को स्टडी करा था तो यहाँ पे हम मोर देन टू वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि हमें इक्वेशन अगर थ्री वेरिएबल्स की टर्म में गिवन है और उसके हमें डिफरेंट हम स्लोप निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं कि एक दफ़ा हमने एफ ऑफ एक्स, ये वो स्लोप है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेट कर दिया तो ये आंसर आ गया। एक दफ़ा वाई की रिस्पेक्ट से निकाल लिया, एक दफ़ा एक्स जेड की रिस्पेक्ट से निकाल लिया। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि इनमें से किसी भी स्लोप की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है, वो पॉइंट गिवन है, तो आप उसमें वो वैल्यूज़ पुटअप करके फाइनल स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ जेड है तो एफ ऑफ जेड जो हमने फंक्शन था उसमें एक्स और वाई और जी की वैल्यूज़ पुटअप कर दी हैं तो हमें पास आंसर आ गया -31। यानी ये एज इट इज़ इक्वेशन के अंदर वैल्यू नहीं रखनी है, ये आपको पहले देखना है कि आपने स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए आपको डेरिवेट करना होगा और विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, ये आपको देखना है किस डायरेक्शन में है और फिर उस पर वो पॉइंट्स रखेंगे तो इस तरह से ये स्लोप आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्जेंस। यानी इन मैथमेटिक्स डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द वेक्टर फील्ड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, तो उसको हम जो है फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम शो करेंगे डी आई वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ। समटाइम इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डिव एफ, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस की शॉर्ट फॉर्म है, इसको लिखा जाता है। तो जो डाइवर्जेंस है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ वेक्टर फील्ड आ गई है तो वेक्टर फील्ड में आई जे कंपोनेंट भी आ जाते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ही जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पास कर रही हैं। तो फ्लक्स जो है वो बराबर होगा एम आई प्लस एन जे। तो एम और एन जो है ये कुछ एक्सप्रेशंस होंगे जो किसी सम पॉइंट्स पर एक्स कॉमा वाई। तो आपने उसको जो है डाइवर्जेंस एफ किस तरह से निकालेंगे, आप उसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कंपोनेंट को और विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है आप डेरिवेट करेंगे जो जे कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो फाइंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो और इम्पॉर्टेंट है जो आपको कंसीडर करना चाहिए कि अगर जैसे गैस की एग्जांपल है, अगर वो एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, आउटवर्ड जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है तो जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। अगर गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है, यहाँ तो एक्सपेंड हो रही थी, कंप्रेस हो रही है तो डायरेक्शन उस पॉइंट्स की तरफ है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, कंप्रेस हो रही है किसी वजह से डिक्रीज हो रही है तो जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो से लेस जो है वो आप उसको उसकी वैल्यू होगी। तो हम इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है डाइवर्जेंस का, वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मालूम करनी है और फॉर द गिवन फ्लक्स डेंसिटी और एक्स वाई कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद हैं और एक आई कंपोनेंट है, एक जे कंपोनेंट है। तो एक्स और वाई वेरिएबल्स पर ये डिपेंड कर रहे हैं। तो आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में देखा है कि हमने डाइवर्जेंस अगर मालूम करनी है तो डावा एम बाई डावा एक्स और डावा एन बाई डावा वाई में हमने रखना है। तो आई के साथ जो भी एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे रखेंगे और जे के साथ जो एक्सप्रेशन वो यहाँ पे रखेंगे और उसको डेरिवेट कर देंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई है,
वो हमने यहाँ पे रख दिया m की जगह पे, और एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे रख दिया n की जगह पे। तो जब हम इसको डेरिवेट करेंगे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये बचेगा 2x। तो इसी तरह से ये जो डावा बाय डावा y है, तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस 2y। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2y। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि ग्रेडियंट का एक टॉपिक है हमारा, और ग्रेडियंट हमें सिर्फ ये बताता है कि यानी कि कितना परसेंट जो है वो चेंज आ रहा है। ये स्लोप से ही थोड़ा करीब तरीन होता है कि जैसे ये स्लोप है और उसमें ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन की बात होगी, तो ये हमेशा पॉइंट करेगा टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन के इन विच अ फंक्शन चेंजेस मोस्ट रैपिडली। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका जो डेल्टा जो एफ है वो इसी कहीं डायरेक्शन में होगा। जैसे नीचे देखें आप कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये जो इसका फंक्शन है और वो चेंज हो रहा है, तो उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर भी होगा। तो उस यूनिट वेक्टर के साथ ये सम डिग्री एंगल बना के और वहाँ पे डेल्टा एफ जो है ये पॉइंट्स करेंगे। अच्छा, इसकी जो ज़्यादा थ्योरी की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की बजाय हम डायरेक्टली इसके कुछ एक्सप्रेशन को देखते हैं कि जैसे इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव और जो ग्रेडियंट है ना वो दोनों बराबर होते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कि जिस डायरेक्शन में फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे देखें वेक्टर फॉर्म में हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा कि जैसे एफ एक्स अगर टू वेरिएबल है तो उसमें आई और जे कंपोनेंट जो है वो दोनों होंगे। ठीक है, जैसे एक्स है तो उसको आई कंपोनेंट है, और जो वाई वाला जो फंक्शन है वो जे कंपोनेंट है, और जो यूनिट वेक्टर है यू वन आई उसके भी आई और जे जो है वो कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे। अगर ये थ्री वेरिएबल होगा तो यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट आ जाएंगे, तो आई जे के कंपोनेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसी तरह यूनिट वेक्टर है वहाँ पे भी चेंजेस आ जाएंगे, तो उसका भी एक कंपोनेंट जो है के कंपोनेंट आ जाएगा। जो सिंबल है उसको हम डेल्टा रीड करते हैं। अगर ये इन्वर्टेड डेल्टा होगा तो उसको नेबुला भी कहा जाता है, यानी इन्वर्टेड डेल्टा। अच्छा, जो रिमेंबर दैट डेल्टा एफ अगर लिखा है तो ये कोई मतलब इनका प्रोडक्ट नहीं है कि ये डेल्टा का और एफ का। एक्चुअली ये डेल्टा ऑपरेटर है और फंक्शन एफ टू प्रोड्यूस द ग्रेडियंट डेल्टा एफ। ठीक है, तो डेल्टा एफ का जो फार्मूला है वो इस तरह से हम लिखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर कि ग्रेडियंट ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और हम निकालेंगे वो इसकी मदद से, यानी जो ग्रेडियंट है कि यानी आई कंपोनेंट होगा उसमें जे कंपोनेंट होगा, थ्री वेरिएबल से तो के कंपोनेंट्स होगा, और उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा यूनिट वेक्टर के साथ। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फार्मूला और ग्रेडियंट कैन बी रिटेन एज, तो हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला जो न्यूमेरिकल है उसको आप देखें कि हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, और हमें एक फंक्शन गिवन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट माइनस टू कॉमा ज़ीरो। हमें पॉइंट गिवन है माइनस टू ज़ीरो, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यानी ये एक्चुअली यूँ कह लें कि फाइंड द यूनिट वेक्टर है। अब इन दी डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स, अब यूनिट वेक्टर है वो हमें फाइंड करना है यू। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला वो सिंपली है कि जो मेन ग्रेडियंट आपने मालूम करना है और उसको डिवाइड करना है उसके जो मैग्नीट्यूड से। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उसको आपने क्या कहते हैं ब्रेकअप करके लिख दिया है इस तरह से कि जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई इसकी एक आई की वैल्यू के साथ लिख दिया है, और जो यानी आई कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिसमें आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करते हैं तो वो जे कंपोनेंट बन जाता है। तो गिवन जो इक्वेशन है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, यानी एक दफ़ा आप गिवन इक्वेशन को एक्स की रिस्पेक्ट से जब आप डेरिवेट करोगे तो वो टू एक्स इंटू ई वाई आ जाएगा। तो वो यहाँ पे लिख देंगे टू एक्स इंटू ई वाई, आई कंपोनेंट बन गया। वाई कंपोनेंट कैसे बनेगा कि आप वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करोगे, तो टू एक्स ई वाई जो है वो जे कंपोनेंट बन गया। अब आपने यहाँ पे ग्रेडियंट है ऑफ एफ एट माइनस टू कॉमा ज़ीरो जो है वो वैल्यू आपने रख दी है। तो अब आप देखें कि y की वैल्यू जब आप ज़ीरो करेंगे तो e की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, और x की वैल्यू माइनस टू रखनी है तो वो माइनस फोर आई कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें कि जब आपने माइनस टू रखा है तो ये प्लस फोर बन जाएगा, और ज़ीरो रखा है तो ये वन बन जाएगा। तो फोर जे हमारे पास एक क्या कहते हैं वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, और किसकी मदद से, जो हमने डेरिवेट लिया यानी स्लोप लिया, एक एक्स की रिस्पेक्ट से एक वाई की रिस्पेक्ट से, और जो गिवन पॉइंट हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें
जो गिवन था उसको पुटअप करके हमने एक फाइनल ग्रेडियंट हमने निकाल लिया। फिर इसी तरह से हम उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसकी मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला सिंपल है कि आई और जो जो का जे कंपोनेंट्स हैं, आई जे कंपोनेंट्स हैं, उनको आप स्क्वायर करेंगे और फिर एडअप कर देंगे और टेक दी स्क्वायर रूट ऑफ बोथ। ठीक है, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 और फाइनल आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको यूनिट वेक्टर के फार्मूले में रखेंगे, जो स्टैंडर्ड फार्मूला के ग्रेडियंट हमें वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है यूनिट वेक्टर का। तो अब हम इसमें जब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा कि -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2i प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2j। ठीक है जी, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारा जो फाइनल टॉपिक है वो है ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम जो है वो हमें ये बताता है कि इन वन फॉर्म ग्रीन्स थ्योरम सेज दैट अंडर सूटेबल कंडीशंस द आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड अक्रॉस अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी जो वेक्टर फील्ड है और एक क्लोज कर्व है, तो आउटवर्ड जो फ्लक्स है, क्या कहते हैं, जो उसकी जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी। हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द डबल इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड ओवर द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व। डाइवर्जेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, और उसमें भी हमने कंसीडर करा था कि अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सपेंड कर रही है चीज़, तो वो ज़ीरो से बड़ी होगी वैल्यू, और अगर कंप्रेस हो रही है तो ज़ीरो से लेस होगी। मगर यहाँ पे हम जो थ्योरम पढ़ रहे हैं वो आउटवर्ड थ्योरम है, आउटवर्ड फ्लक्स के लिए है। यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो आउटवर्ड जा रही है, किसी क्लोज पाथ से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे देखें जो थ्योरम है वो हमें ये कहता है कि जो एम आई यानी आई और जे कंपोनेंट्स है, वो हम इसको इस तरह से डाइवर्जेंस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि जो ग्रीन्स थ्योरम की जो डबल इंटीग्रल है, अगर हम फाइंड कर लें डाइवर्जेंस का, तो वो एक्चुअली हम मालूम कर लेते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, एवेलुएट करना चाहते हैं किसी यानी आउटगोइंग फ्लक्स को, तो हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करते हैं। सवाल में आपको मेंशन होगा कि ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू आप इसको एवेलुएट करें, तो आप जो है वो आउटवर्ड फ्लक्स टेक्निक के थ्रू ही इसको एवेलुएट करेंगे। कि अगर आपको इक्वेशन देखें गिवन है, इंटीग्रेट करना है उसको, ये क्लोज्ड सरफेस या रीजन है सी, और एम विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और माइनस एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ पे आप तवज्जो दें कि ये माइनस है। जब हम इसको, ये फार्मूला है, डाइवर्जेंस के इंटीग्रल में कन्वर्जन करते हैं, तो डावा एम बाय डावा एक्स, और साइन जो है वो प्लस आएगा। एन की वैल्यू भी हमने प्लस ही लेनी है, ये माइनस साइन हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये फार्मूला है जो बुक को हमने फॉलो करना है, और इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, वरना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो डी एक्स वाई डाइवर्जेंस इंटीग्रल हो गया। तो अब आप देखें हमारे पास जो सवाल गिवन है, वो है एवेलुएट करना है लाइन इंटीग्रल को जो हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू, यानी ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू करना है, और सी जो है वो क्लोज रीजन है। ठीक है, और जो कि स्क्वायर है उसका कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स और वाई उनकी वैल्यूज भी हमें गिवन है। तो हमने सबसे पहले वाली कंडीशन जो आउट गोइंग फ्लक्स है उसको कंसीडर करना है कि एम जो है वो एक्स वाई है जो डी वाई के साथ लिखा है, और एन जो है वो प्लस वाई स्क्वायर है। और फार्मूला हमने अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये आपस में बराबर है, यानी डाइवर्जेंस का जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल वो बराबर होगा लेफ़्ट साइड। ठीक है, एज पर दी ग्रीन्स थ्योरम। तो हम इसको एवेल्युएट कर लेंगे, यानी जो हमें फाइंडिंग करनी है। तो अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू किस तरह से पुटअप कर दी है इसको समझ लें कि m की वैल्यू एक्स वाई है, तो एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, तो y बचेगा खाली, तो y आ गया यहाँ पर। और प्लस जो n है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करना है, तो वो 2y आ गया, तो 2y, y प्लस 2y जो है वो इस तरह से इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। अब इसको सिंपली डबल इंटीग्रेट करना है। x और y की जो लिमिट्स है वो हमें 1 गिवन है, तो मिनिमम जो है वो 0 होगी, इसलिए कि ये आउटवर्ड गोइंग फ्लक्स है, तो किसी पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है तो वो 0 होगा मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू वो हमें गिवन है 1, तो हमने ये लिमिट्स अप्लाई करनी है, डबल इंटीग्रेट फाइंड करना है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। दैट्स इट।